गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने द पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 15 ग्रुप एलिमेंट्स में एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आई होप कि आपको टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे मूव करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है किसके लिए? 15 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स और एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब हम यहां पर मूव करते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की ओर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए फर्स्ट लाइन है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ टाइप EH3। यहां पर लिखा हुआ है 15 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? EH3। देखिए जनरल फॉर्मूला है EH3। ठीक है, यहां पर E क्या है? E है हमारे पास कोई भी 15 ग्रुप एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। ये सभी हमारे पास इंडिविजुअली फॉर्मूलाज हैं किसके लिए? 15 ग्रुप हाइड्राइड्स के लिए। ठीक है, तो हाइड्राइड फॉर्मेशन इस तरह से होता है। सेकंड लाइन चेक करते हैं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज हाइड्राइड्स। इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज आर गिवन बिलो इन टेबल 7.2। अब एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम लाइन टू लाइन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक में ही जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर टेबल 7.2 है उसमें इन हाइड्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, वो आप चेक कर सकते हैं। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहां पर भी इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट लाइन, द हाइड्राइड्स शो रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो भी प्रॉपर्टीज उस टेबल में 7.2 टेबल में गिवन है उन सब में क्या है? रेगुलर ग्रेडेशन है, मतलब वहां पर वो प्रॉपर्टी रेगुलर वे में दे रखी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3 व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखिए एक प्रॉपर्टी तो यहीं पर आ चुकी है फर्स्ट इस लाइन में, इस एनसीईआरटी लाइन में, कि NH3 टू BiH3। ये जो हाइड्राइड्स हमें चेक करने को दिए थे कि NH3 टू BiH3, यहां पर जो स्टेबिलिटी है, यहां पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। स्टेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है। देखिए कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है इसके बारे में हमें दिया हुआ है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। NH3 से BiH3 तक स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अब उसका रीजन क्या दिया हुआ है? विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसके बिहाफ पर? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बिहाफ पर। अब देखिए चेक करते हैं, हमारे पास है नाइट्रोजन NH3, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। उसके बाद है फास्फोरस, फास्फोरस में है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, 3 हाइड्रोजन हैं। इसी तरह से आर्सेनिक के लिए चेक करते हैं। ये देखिए एंटीमनी, ठीक है, तो ये यहां पर हमने स्ट्रक्चर फॉर्म की है किसके लिए? 15 ग्रुप हाइड्राइड्स के लिए। ये यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हर किसी में प्रेजेंट रहेगा। अब ये कहना चाहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है, जो स्थिरता है, वो डिक्रीज होगी। हाइड्राइड्स की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो डिक्रीज होगी NH3 से BiH3 तक। मतलब ये इस तरह से डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी इस तरह से डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? NH3, उसके बाद PH3, फिर ASH3 और उसके बाद SBH3। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब कैसे? देखिए सबसे पहला जो पॉइंट हम यहां पर समझेंगे, ध्यान से समझिए, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अगर हम नाइट्रोजन टू एंटीमनी मूव करते हैं, नाइट्रोजन टू एंटीमनी मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो ये हाइड्राइड फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसकी लेंथ भी तो डिपेंड करेगी। यहां पर
ये जो बॉन्ड लेंथ है ये स्मॉल रहेगी। अगर हम सेकंड पॉइंट में बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट में क्या है, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी नाइट्रोजन टू एंटीमनी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो थर्ड पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं वहीं पर लाऊंगा आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, कि भाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किस तरह से यहां पर अफेक्ट होगी, किस तरह से चेंज होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब इस बॉन्ड में ताकत कितनी रहेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ, आप बात को समझिए। एटॉमिक साइज क्या हुआ है डाउन द ग्रुप, इंक्रीज हुआ है। नाइट्रोजन टू एंटीमनी एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन बॉन्ड की जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो गई है नाइट्रोजन से एंटीमनी तक। आप देखिए यहाँ पर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो गई है। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, बॉन्ड में अगर ताकत ही नहीं है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर कम है, तो उसको तोड़ने के लिए, बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मैक्सिमम रहेगी या मिनिमम रहेगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यहां पर जो ऑर्डर यहां दिया हुआ है स्टेबिलिटी का, जो ऑर्डर स्टेबिलिटी का दिया हुआ है, डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू SbH3 और BiH3, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डिक्रीज होने से ये जो बॉन्ड है ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, और जो बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेस स्टेबल। क्या बोलते हैं, लेस स्टेबल। इसलिए इन्होंने कहा है द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज फ्रॉम NH3 टू BiH3। अब इस ऑर्डर को आप टेबल 7.2 से भी चेक कर सकते हो, जहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको दे रखा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में आपको दिया हुआ है कि NH3 में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कितनी है, देखिए NH3 के लिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए 389 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद है फास्फोरस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए चाहिए 322 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद है ASH आर्सेनिक हाइड्राइड में हमें चाहिए 297 किलो जूल मोल इनवर्स, ये एनर्जी चाहिए। और उसके बाद है एंटीमनी SbH, इसको तोड़ने के लिए चाहिए 255 किलो जूल मोल इनवर्स। आप चेक कर सकते हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यहां पर हम चेक कर रहे हैं वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, रेगुलर ग्रेडेशन है। जैसा इन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर ग्रेडेशन में आपको दे रखी हैं। एक नॉर्मल बिहेवियर है, रेगुलर बिहेवियर है, तो यहाँ रेगुलरली बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती चली जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी, किसकी, हाइड्राइड्स की। तो यहाँ पर हमने 15 ग्रुप हाइड्राइड्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी को चेक कर लिया है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। अब हम नेक्स्ट लाइन से नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। नेक्स्ट NCERT लाइन है कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने हाइड्राइड्स की चेक की थी, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स का ऑर्डर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंक्रीजेस, कि हम यहाँ पर अगर NH3 टू BiH3 मूव करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्राइड टू बिस्मथ हाइड्राइड मूव करेंगे, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा कैसे, इस बात को हम समझते हैं।
वैसे तो ये बात हमें स्टेबिलिटी से भी समझ में आ जाती है, क्योंकि उसके बाद तुरंत दिया हुआ है कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। लेकिन फिर दोबारा से हम इसे समझ लेते हैं। देखिए अगर हम साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज, ध्यान से समझिए, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जब नाइट्रोजन से बिस्मथ तक के एलिमेंट हाइड्राइड फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहां पर जो बॉन्ड लेंथ रहेगी वो भी इंक्रीज होगी, जैसा अभी हम लास्ट लाइन में डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं कि नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन, उसके बाद फास्फोरस टू हाइड्रोजन एंड आर्सेनिक हाइड्रोजन, एंटीमनी हाइड्रोजन, तो यहां पर ये जो बॉन्ड लेंथ है ये इंक्रीज होगी लगातार, नाइट्रोजन टू एंटीमनी और बिस्मथ, नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इसको भी यहां लिख देते हैं Bi और H। ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लगातार। अब अगर बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज होती है तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से उसकी जो ताकत है, ठीक है, उसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसे तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए इसके बाद क्या था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब आप चेक कर सकते हैं लास्ट लाइन में हमने ये सारी प्रॉपर्टीज को एनालाइज किया था। ठीक है, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो इसीलिए इन्होंने स्टेबिलिटी के तुरंत बाद ये लाइन लिखी है, कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, मतलब हम सबसे आसानी से कौन से बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, बिस्मथ हाइड्राइड बॉन्ड को, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 255 किलोजूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो जब जल्दी से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो आप चेक कीजिए, अगर हम बिस्मथ की बात करते हैं, बिस्मथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, अब आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का तो पता होगा कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए अगर बिस्मथ और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेस स्टेबल है तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन का क्या होगा, लॉस, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, लॉस। अब आप खुद से समझिए, जो भी कंपाउंड हाइड्रोजन का लॉस करता है, हाइड्रोजन का लॉस करता है, तो उसका खुद का क्या होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन आपने पढ़ी है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन है गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का गेन होता है। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा। भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसकी है, BiH की, बिस्मथ हाइड्राइड में। ठीक है, तो यहां पर जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगा, इजीली लॉस हो जाएगा, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर बिस्मथ अपना क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, बिस्मथ ने अपना क्या किया है, ऑक्सीडेशन, तो ये हाइड्रोजन अगर दूसरे किसी भी एटम के साथ अटैच होगा तो वहां पर क्या कहा जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन बिस्मथ से लॉस हुआ है और हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ ऐड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, गेन ऑफ हाइड्रोजन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन, यहां पे लिख देता हूं, रिडक्शन। और अब देखिए, ये जो गेन ऑफ हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, बिस्मथ हाइड्राइड की वजह से, बिस्मथ की वजह से हुआ है। इसलिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरे का रिडक्शन कराया है, बात को समझिए, इसने खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया है, ठीक है, लेकिन दूसरे का इसने रिडक्शन कराया है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा इस थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। देखिए
यहां पर है कॉन्सिक्वेंटली द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अगर हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की इस तरह से NH3, उसके बाद है PH3, उसके बाद है ASH3, फिर SBH3 एंड लास्टली BiH3। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? BiH3, जिसका रीजन मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन ब्रेक होगा, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये हाइड्रोजन जब लॉस होगा तो बिस्मथ का तो ऑक्सीडेशन हो गया, लेकिन जो भी इस हाइड्रोजन को गेन करेगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर कौन शो कर रहा है? बिस्मथ हाइड्राइड, और इजीली शो कर रहा है। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? BiH3। देखिए सेकंड लाइन में लिखा भी हुआ है, अमोनिया इज ओनली ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो कम है अमोनिया में, NH3 में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है ये कम है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा हो जाती है। कितनी है? 389 किलो जूल, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, और हाइड्रोजन का लॉस यहाँ पर आसानी से नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि BiH3 क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन चेक करते हैं, बेसिसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस इन ऑर्डर NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। आप चेक कीजिए, हमें यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी दी गई है बेसिसिटी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब बेसिक नेचर, एल्कलाइन नेचर। बेसिसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस, अब यहाँ पर बेसिसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, जैसे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, जैसे हाइड्राइड्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी स्टेबिलिटी वो डिक्रीज हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी जो ऑर्डर है वो क्या है? डिक्रीजेस का ऑर्डर है, कि यहाँ पर नाइट्रोजन टू बिस्मथ जो हाइड्राइड है ये बेसिक स्ट्रेंथ में डिक्रीमेंट शो करेंगे, नाइट्रोजन टू बिस्मथ। अब इसका रीजन क्या है? चेक कीजिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले कौन है? NH3। तो NH3 में क्या हो जाएगा? लोन पेयर है, लोन पेयर हर किसी के पास है, फास्फोरस में भी लोन पेयर है, मैं इस तरह से यहां बना देता हूं, देखिए। उसके बाद यहां पर ASH3 में भी यहां लोन पेयर है। उसके बाद चेक कीजिए एंटीमनी में SB, यहां पे लोन पेयर है, और फिर है बिस्मथ में BiH3, यहां पर भी लोन पेयर है। ठीक है जी, अब चेक कीजिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर एटम का साइज इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है हर किसी के पास, सेंट्रल एटम जो हमारे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और एटॉमिक साइज के बढ़ने से सेंट्रल एटम से इस लोन पेयर की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे जैसे साइज क्या, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये सेंट्रल एटम पर जो प्रेजेंट लोन पेयर हैं ये भी लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है, बिस्मथ हाइड्राइड या नाइट्रोजन हाइड्राइड के बीच में जो बॉन्ड है इनकी अगर लेंथ बढ़ रही है तो यहाँ पर लार्ज वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? लोन पेयर। अब पहली बात तो ये कि इन हाइड्राइड्स को हम बेस क्यों बोलते हैं, इन्हें हम बेस क्यों बोलते हैं? अब चेक कीजिए इसके लिए एग्जांपल NH3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर NH3 की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? HCl के साथ करा देते हैं, HCl के साथ करा देते हैं, तो यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पर है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर दिया है, किस तरह से? NH4 1 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, मतलब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसको डोनेट कर दिया है? हाइड्रोजन को। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर डोनेट, जब ये अपने लोन पेयर्स को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, तो यही टेंडेंसी से क्या बना देती है? लुईस बेस। लुईस साइंटिस्ट ने जो बेस की डेफिनेशन दी थी वो क्या दी थी कि जो भी कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस कर देते हैं, इजीली डोनेट कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेस। और जो भी एटम और एलिमेंट्स या कंपाउंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डोनेट करने वाले तो लुईस बेस हो गए, और एक्सेप्ट करने वाले क्या हो जाएंगे? एसिड, लुईस एसिड। ठीक है जी। तो यहां पर भी इन्होंने यही कहा है कि ये जो अमोनिया टू बिस्मथ ये सभी क्या है? बेस हैं, क्योंकि ये सब की सब
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। लेकिन यहां पर भी स्ट्रॉन्ग और वीक की टेंडेंसी आ गई कि भाई NH3 तो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस है, जबकि BiH3 क्या है, वीक लुईस बेस है। उसका रीजन इन्होंने क्या दिया कि जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, और जो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बिस्मथ के पास, ये है तो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एटॉमिक साइज के बढ़ने से, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से ये जो लोन पेयर हैं ये लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये मेन पॉइंट है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। भाई जब हम मूव करते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये बिस्मथ से थोड़ा दूर लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा है, नाइट्रोजन पर। तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के पास मैक्सिमम रहेगी तो वो इजीली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है टू अनदर एटम। बट अगर हमारे पास लार्ज वॉल्यूम ऑक्यूपाई होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है, लोन पेयर्स का ऑक्यूपाई हो जाता है लार्ज वॉल्यूम, और यहां पर सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहां पर ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए बेसिसिटी का जो ऑर्डर दिया है, बेसिसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस इन ऑर्डर NH3 टू BiH3। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी जिसे हमने यहां पर डिस्कस। नेक्स्ट NCERT लाइन है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन NH3 exhibits hydrogen bonding in solid state as well as liquid state। अब यहां पर चेक कीजिए, हमें दिया हुआ है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज हम एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0, 3.0। तो यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का, इसलिए जो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है NH3 अमोनिया एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में NH3 क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट N हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास टू मॉलिक्यूल्स हैं, किसके, अमोनिया के, NH3 और यहां इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स बनता है इस तरह से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से। तो यहां पर हो गया हमारे पास नेगेटिव, 3 नेगेटिव, पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, यहां पर भी डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, यहां पर भी डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और यहां पर डेल 3 नेगेटिव। अब यहां चेक कीजिए, इसके बारे में दिया हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर NH3 फॉर्म करता है। इंटरमॉलिक्यूलर का मीनिंग क्या होता है, जब टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो अलग अलग मॉलिक्यूल हो अमोनिया के, दो या दो से अधिक हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो हमारे पास 2 कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, NH3 एक तो ये रहा यहां तक ये, और एक सेकंड मॉलिक्यूल है NH3 ये, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो देखिए इनमें हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया के जो हाइड्रोजन एटम है वो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन जनरेट होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। सबसे अच्छा जो रीजन है वो है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, क्योंकि अगर दूरी कम रहेगी तो आकर्षण बल अच्छा रहेगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम रहेगा। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर प्रेजेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर। एक तो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है विद इन द मॉलिक्यूल, जब उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। तो यहां पर NH3 का एक मॉलिक्यूल ये है, NH3 का मॉलिक्यूल एक ये है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग। इसमें दो रीजन है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन NH3 यहां पर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट्स में। बिकॉज ऑफ दिस इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन PH3। अब यहां देखिए, बिकॉज ऑफ दिस, सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस। अब यहां पर बिकॉज ऑफ दिस किसके लिए है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, NH3 की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहां पर दिया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। इसकी वजह से जो NH3 का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज्यादा हो जाता है, फॉस्फीन PH3 से ज्यादा हो जाता है। इस बात को समझिए। देखिए, अगर हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं, एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज नाइट्रोजन का कम है और फास्फोरस का ज्यादा है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, लार्ज साइज। यहां पर तो नाइट्रोजन के लिए क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज या स्मॉल साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। या फिर इसे आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है लास्ट लेक्चर्स में, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन ने अपने खुद के ग्रुप के एलिमेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर शो किया है, बिल्कुल डिफर बिहेवियर वहां पर शो किया है। और उनका रीजंस, उनका उसका जो रीजन रहा है वो क्या रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स, ठीक है। उनमें से दो प्रॉपर्टी यहां पर भी काम कर रही हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से नाइट्रोजन यहां पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किससे ज्यादा रखता है, PH3 से। जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है हाइड्राइड NH3, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ये किससे ज्यादा है, PH3 से, क्योंकि PH3 में आप फास्फोरस का जो एटॉमिक साइज है वो क्या है, बड़ा है। ये एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन NH3 हाइड्राइड में, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है और PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, ड्यू टू PH3 not form hydrogen bond because of large size and low electronegativity, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लार्ज साइज की वजह से जो PH3 है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। तो यहां पर देखिए, एक तो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा जो फैक्टर है वो है वैन वाल्स फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। अब वैन डर वाल फोर्सेस का यहां पर मीनिंग क्या है, ये एक अट्रैक्शन फोर्स है, बात को समझिए, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऐसे ही वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, सबसे पहले यहां दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम मेल्टिंग पॉइंट कहां से चेक करते हैं, 15 ग्रुप हाइड्राइड से, NH3, फिर है PH3, फिर है ASH3, फिर है SBH3, ठीक है। तो हम यहां पर चेक करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका रहेगा, NH3 का, जिसका रीजन मैंने अभी आपको दिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से इसके जो बॉन्ड्स हैं इन्हें ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो मैं NH3 को यहां पे लिख देता हूं NH3, ठीक है जी। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट NH3 का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं PH3 to SBH3, PH3 to SBH3, तो यहां पर चेक कीजिए, एक प्रॉपर्टी यहां पर इंक्रीज होगी जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से एटॉमिक मास इंक्रीज होगा, और एटॉमिक मास के इंक्रीज होने से एटॉमिक मास, और अगर हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में बात करें तो मॉलिक्यूलर मास लगातार इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पर डाउन द ग्रुप मूव करते हुए एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज होने से वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बात को समझिए, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से PH3 to SBH3 रेगुलर बिहेवियर रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब
NH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद SbH3 का रहेगा, फिर AsH3 का और लास्टली PH3 का। ठीक है, मतलब NH3 ने जो एनोमलस बिहेवियर शो किया है उसका रीजन मेन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया है। इसको आप टेबल 7.2 से भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी इसका ऑर्डर आपको दिया हुआ है NH3 टू SbH3 किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर के बारे में बात करें, आई होप कि आपको मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया होगा। टू फैक्टर्स हैं, एक तो है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज स्मॉल है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है नाइट्रोजन के अंदर, जिसकी वजह से नाइट्रोजन NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी नाइट्रोजन में NH3 का ही ज्यादा रहता है। बात को समझिएगा, NH3 का ही मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है और NH3 का ही बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा रहता है। अब इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें हाइड्राइड्स के अकॉर्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर है BiH3, उसके बाद है SbH3, उसके बाद NH3, फिर है AsH3 एंड लास्टली PH3। ठीक है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी एक्सेप्शनल है। देखिए BiH3 में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उसका रीजन है मॉलिक्यूलर मास का इंक्रीज होना और वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये टू फैक्टर्स हैं। जबकि नाइट्रोजन में केवल एक ही फैक्टर काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा रहेगा, लेकिन फिर भी बिस्मथ और एंटीमनी इन दोनों हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा रहेगा। और NH3 यहाँ पर थर्ड नंबर पे है, थर्ड पे NH3 आएगा। NH3 का ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट किससे, आर्सेनिक एंड फास्फोरस से। ठीक है, इन टू हाइड्राइड से नाइट्रोजन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है और ये दोनों की दोनों ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर और बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्डर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स में इनके आने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइड्राइड्स की रिएक्टिविटी को ढंग से पढ़ लिया है कि किस तरह से 15 ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको टोटल टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।